चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब हम कवर कर रहे हैं 11th क्लास की। उसमें हमारा जो चैप्टर है वो कंपैरेटिव एनालिसिस पर है। किस चीज़ को लेकर के? इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस को लेकर के, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। तो हम यही देख रहे हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या रहा अपने पड़ोसी मुल्कों के संदर्भ में। तो इसके तहत हमने चाइना की केस स्टडी को अच्छे से समझा और हमने हिस्टोरिकल सारा ट्रेसेस इकट्ठे किए और ये समझा कि आज चाइना अगर इतनी रैपिडली ग्रो कर रहा है, किन कारणों से कर रहा है। चाइना आज मौजूदा समय में मिडिल इनकम ट्रैप से बचने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कदम उठा रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसे मिडिल इनकम ट्रैप की ओर ले जा रही हैं, क्यों आज चाइना की ग्रोथ रेट डिमिनिशिंग स्टेज पर है। हमने इन सारे पहलुओं को जाना। हमने शुरुआत से आरंभ करके क्विंग डायनेस्टी से आगे बढ़ते हुए 1911 के रेवोल्यूशन सन्यात सेन के अधीन, उसके बाद 1949 का रेवोल्यूशन, एंड आप ये भी कह सकते हैं द सिविल वॉर्स बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडुंग। हमने उनके ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड द ग्रेट प्रोलेटेरिएट कल्चरल रेवोल्यूशन को भी अच्छे से समझा। हमने 1978 के चाइना के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन से जुड़े हुए रिफॉर्म्स जो कि डेंग जियाओपिंग के द्वारा लाए गए थे, इनको भी समझा और मौजूदा समय में चीन क्या परिस्थितियों में है ये भी जाना। तो हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से माना। हमने ये देखा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक मेजर फैक्टर होता है, बट वो तब होता है जब हायर प्रोडक्टिविटी वर्क करती है। हायर प्रोडक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर वर्कर एफिशिएंसी से था और वर्कर एफिशिएंटली तब काम कर रहा था जब हमने उसको प्रॉफिट इंसेंटिव्स दिए, और वो प्रॉफिट इंसेंटिव्स उसे मिल सकें इसके लिए उस इन्वेस्टेड कैपिटल को फुली यूटिलाइज कराने के लिए कुछ मार्केट रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी। चाइना टाइमली वो मार्केट रिफॉर्म्स लाया, जिन मार्केट रिफॉर्म्स के तहत लोगों को इनकम क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए वेल्थ क्रिएटर की भूमिका निभाने दी गई, उन्हें एंटरप्राइजिंग में बदला गया और इस तरह से एंटरप्राइजेस क्रिएट हुई क्योंकि उनको ज़मीनों पर अधिकार दिए गए, काम करने का खुला मौका दिया गया, उनको सब्सिडीज़ और लोन्स भी दिए गए, ट्रेनिंग्स भी दी गई, लोगों को रिसर्चशिप के लिए, एजुकेशन के लिए, हायर टेक्नोलॉजी के लिए दूर दराज भेजा गया। इन सारी चीज़ों ने चीन की अर्थव्यवस्था को बदला। हमने बखूबी से पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, भारत के दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान की केस स्टडी को समझते हैं और हम ये देखते हैं कि वहाँ का जो मिलिट्रिस्ट पावर स्ट्रक्चर है वो कैसे इकोनॉमी को प्रभावित करता है। और ओवरऑल जो आज परिस्थितियां हैं चीन की, उन परिस्थितियों के मुताबिक अगर जाएं तो 2022 नवंबर तक का अगर मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, 2022 नवंबर का आंकड़ा रखता हूं, तो उस समय के मुकाबले अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2227 डॉलर्स है, सिंपल भाषा में कहिए तो $2200 पर पर्सन है। 2022 का आंकड़ा बता रहा हूँ। तो $2200 पर पर्सन अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम है एनुअल, तो फिर $1100 पर पर्सन पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की, आधी, आपसे आधी। तो पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की भारत से आधी हो गई। अगर उस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रूप में भारत के पास $580 बिलियन थे और अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पाकिस्तान के पास था $8 बिलियन। आपके पास है $580 बिलियन और उनके पास थे $8 बिलियन। अगर उस समय में भारत में हो रहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखें तो चीन पाकिस्तान से 40 टाइम्स ज़्यादा था। वो पाकिस्तान से 40 टाइम्स ज़्यादा था। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो पर कैपिटा इनकम आज पाकिस्तान की भारत से आधी है, 1990 में दोनों 1990 एग्जैक्टली दोनों मुल्कों की पर कैपिटा इनकम $370 थी। तो यानी कि दोनों मुल्कों की पर कैपिटा इनकम बराबर थी। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें, एजुकेशन, लिटरेसी, इन तमाम इंडिकेटर्स की बात करें, हेल्थ एक्सेस, क्लीन ड्रिंकिंग, एक्सेस टू द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ रेट, इकोनॉमी के साइज़ की बात करें, इन सभी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स और उनकी अचीवमेंट्स की बात करें, इन सभी एस्पेक्ट्स पे आज भारत पाकिस्तान से आगे है। भारत केवल पाकिस्तान से, भारत ही आगे नहीं है, पाकिस्तान से पीछे रहने वाला एक मुल्क जो कि पाकिस्तान से ही निकला है, दैट इज़ बांग्लादेश, वो भी आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है। एक ज़माना हुआ करता था
कि जो बांग्लादेश होता था उसकी जनसंख्या उस समय में पाकिस्तान के मुकाबले 17% ज़्यादा थी। आज पाकिस्तान की 22% ज़्यादा है। अगर बांग्लादेश की एवरेज स्कूलिंग ऑफ द वुमेन काउंट की जाए तो 3 इयर्स मोर स्कूलिंग होती है एवरेज वुमेन की वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, जिसकी वजह से वहाँ पर वुमेन का वर्क पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा और उसी का नतीजा है कि वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वुमेन लीड कर रही है और इसी के कारण आज एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। तो चाहे एक्सपोर्ट्स की बात हो, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात हो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों की बात करें तो आज इवन बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जो इन सारे फ्रंट्स पर पाकिस्तान से पीछे था, वो भी आज पाकिस्तान से जा चुका है, आगे बढ़ चुका है। एवरेज इन पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो साउथ एशिया रीजन है वो पाकिस्तान से आगे एक्सेप्ट नेपाल। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के इंडिकेटर्स आज कमज़ोर हैं। सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये हमेशा से ऐसा था? ऐसा नहीं है। 1950s का डिकेड, 1960s का डिकेड, 1970s का डिकेड, 1980 तक पाकिस्तान भारत से बेहतर कर रहा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ रेट, पाकिस्तान बेहतर जा रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पाकिस्तान पीछे जाने लगा और 1980s ऑनवर्ड, एग्जैक्टली 1990, पाकिस्तान बिल्कुल पीछे की ओर ढकेल गया। एक आंकड़ा बताता है कि दोनों में रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन हुआ। जहां 1950 से लेकर के 1980s के मिड तक इंडिया ने 4% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस किया, वहीं पाकिस्तान ने 6% के आसपास। लेकिन 1985 ऑनवर्ड्स इंडिया का ग्रोथ रेट 6% एक्सपीरियंस हुआ और पाकिस्तान का 4%। ये फ़र्क आ गया। ओके, ये फ़र्क कैसे आया है, ये फ़र्क हम समझेंगे, जानेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे। दोनों ही मुल्क सेम ही टाइम पर आज़ाद हुए हैं और एक ही मेन कंट्री से डिवाइड होकर के बने हैं। दोनों ही मुल्कों का कॉलोनियल एक्सपीरियंस सिमिलर था, दोनों को ही रूल करने वाली पावर सेम थी। तो ऐसे में जो इंडिया ने सफ़र किया वो सारी चीज़ें पाकिस्तान ने भी सफ़र की। अंडर डेवलपमेंट पाकिस्तान में भी की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, आर्टिजन्स का नुकसान किया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अंडर इन्वेस्टमेंट रही वहाँ पर भी। अगर हम 1900 से 1947 का आंकड़ा लेते हैं तो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 0.9% रहा है। एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 0.9% रहा है। और आज़ादी के बाद जब दोनों मुल्कों ने अपने विकास की कहानी शुरू की तो एवरेज ग्रोथ रेट शुरुआत में दोनों को 3 to 4% मिला है। तो बहुत ही ड्रास्टिक अचीवमेंट हुई है ग्रोथ रेट के मामले में, क्योंकि आप इसे 0.9 से कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों ही मुल्कों में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटिश के पीरियड में। दोनों ही मुल्कों में एक अंडर डेवलपमेंट, एक अंडर इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो था। दोनों ही मुल्कों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया और ब्रिटेन ले जाया गया। ये सारी परिस्थितियाँ जो भारत के साथ थी वो पाकिस्तान के साथ भी थी। इन्हीं परिस्थितियों के साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ और कुछ रिफॉर्म्स जो भारत ने अपनाए वही रिफॉर्म्स पाकिस्तान ने भी अपनाए थे। 5 ईयर प्लानिंग कॉन्सेप्ट मैंने बताया भारत ने अपनाया, तो वही पाकिस्तान ने भी अपनाया था। भारत ने भी शुरुआती दौर में स्टेट लेड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट अपनाया, तो वही पाकिस्तान ने भी अपनाया था। भारत ने भी शुरुआत में ये माना कि हैवी पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना होगा, एक्सपेंडिचर करना होगा एजुकेशन और हेल्थ पर, ऐसा ही पाकिस्तान ने भी किया, क्योंकि सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दोनों मुल्कों ने अपनाया था। लेकिन फिर दोनों मुल्कों का नतीजा आज अलग क्यों आया है, उसका कारण क्या है? क्यों आज लगातार पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ रहा है बेल आउट पैकेजेस लेने के लिए, मदद मांगने के लिए? आज जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का पाकिस्तान में, उसका 61% वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में लगा देता है। आप सोच करके देखिए कि कोई वेलफेयर प्रोग्राम, डेवलपमेंट या कैपिटल प्रोजेक्ट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना हो तो पैसा कहाँ है सरकार के पास? नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आई? इसका बड़ा कारण है गवर्नेंस। गवर्नेंस इज़ द बिग रीज़न। पाकिस्तान में 3 बड़े कू हुए हैं। कू डेट हम जिनको पुकारते हैं, तख्ता पलट हो जाना। पहला 1957 में, जो कि 1971 तक चला। दूसरा 1977 में, जो कि 1988 तक चला। तीसरा 1999 में परवेज़ मुशर्रफ के समय में। तो कुल मिलाकर के ये 3, 57, 77 एंड 99, ये 3
कू हुए हैं पाकिस्तान में। भारत में आज दिन तक एक भी कू नहीं हुआ। और मिलिट्री रूल कितना लंबा है आप इमेजिन करिए, 57 से लेकर के सीधा 1971 तक, 77 से लेकर के सीधा 1988 तक। और उसके बाद मतलब ये इतना लंबा मिलिट्री रूल। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का भी रूल मिलिट्री रूल लंबा था, लेकिन बाद में उन्होंने फिर बतौर राष्ट्रपति चुनाव लड़े और फिर वो जीत गए थे। लेकिन वहाँ के जानकार कहते हैं कि सन 2008 से लेकर के जब मुशर्रफ ने रेजिग्नेशन दे दिया, तब से लेकर के अब तक जो गवर्नमेंट है उस पर कू तो नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट पर मिलिट्री कंट्रोल पहले से कई गुना बढ़ चुका है। पहले से कई गुना अधिक मिलिट्री कंट्रोल आज वहाँ की गवर्नमेंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। सवाल ये आता है, मैंने क्यों कहा कि कू हुए पाकिस्तान में, मैंने क्यों इसका जिक्र किया कि गवर्नेंस का इशू है जिसके कारण आज पाकिस्तान और इंडिया के डेवलपमेंट पाथ और इकोनॉमी की सिचुएशन डाइवर्जेंट है, अलग दिशाओं में जा रही है। और मैंने क्यों कहा कि 2008 के बाद से वहाँ पर कू तो नहीं हुए, लेकिन जो मिलिट्री है उसका कंट्रोल पहले से ज़्यादा है, स्ट्रिंजेंट है ऑन द सिविलियन गवर्नमेंट। मैं क्यों सारी बातचीत मिलिट्री के इर्द गिर्द घुमा रहा हूँ, आइए वहीं पे सारी कहानी छुपी हुई है। पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर एक तरह का मिलिट्रिस्ट पावर स्ट्रक्चर है। जब भी ऐसा पावर स्ट्रक्चर होता है तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान पहुंचते हैं, और ऐसा पावर स्ट्रक्चर आखिर में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों ये पेरेनियल हो जाता है, कैसे सस्टेन होता है, उन सारी चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। आज आप बहुत सी चीज़ें समझेंगे, जैसे मिलिट्री इंक क्या होता है, जैसे मिल बेस, जैसे मिल बस लिखा जाता है BOS, ये क्या होता है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं। तो हमने लिखा है चैप्टर हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, और हमने लिखा है अ मिलिट्रिस्ट पावर स्ट्रक्चर हैज़ अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट। किस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, वो इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट है। पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत डीपली एम्बेडेड है। उसका स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है, उसका स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है। वो एक लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है वहाँ की इकॉनमी की, बतौर प्रोड्यूसर, बतौर कंज्यूमर, बतौर डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर। इट्स अ वेरी प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। और इससे क्या नतीजे आते हैं वही हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहला हम जो पॉइंट समझेंगे, दैट पॉइंट इज़ द लार्ज डिफेंस बजट। देखिए, हमेशा से ही पाकिस्तान के विषय में ये बात कही जाती है कि जो वहाँ का बजट है, एनुअल बजट, उस बजट में एक बड़ा प्रपोर्शन डिफेंस बजट के रूप में रखा जाता है। मतलब डिफेंस एलोकेशन इज़ वेरी बिग। ग्लोबली अगर कंट्रीज़ के साइज़ कंपेयर किए जाएँ, उनके एनुअल बजट का साइज़ कंपेयर किया जाए, और उसके मुकाबले जो एलोकेशन डिफेंस को दिया जाता है, उसमें आपको बहुत ही बड़ा साइज़ नज़र आएगा फिर पाकिस्तान के डिफेंस बजट का। अब इतने बड़े डिफेंस बजट का सीधा सीधा नुकसान क्या होता है? देखिए, इसका सीधा नुकसान ये होता है कि जितने भी डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट होते हैं, तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सिंपली समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रीज़ को बेटर करना, इंडस्ट्रीज़ की ओवरहॉलिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइज उनको अपग्रेड करना, तो डेवलपमेंट से एसोसिएटेड सारे प्रोजेक्ट्स, सोशल एंड वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि एक देश में इनकम को जनरेट करने का एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया होते हैं। ये पटाखे कौन बजा रहा है हाथ के? कोई ना बजाया करे ऐसे, वरना एक हाथ मैं पकड़ के बजा दूंगा, वो बहुत दुखेगा। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये अलग अलग चीज़ों पर फिर बजट रिड्यूस हो जाता है, बजट श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एक एनुअल बजट है, उस बजट का एक बड़ा हिस्सा आपने डिफेंस बजट में डाल दिया, तो फिर आपके पास बहुत कम स्पेस बचा इन सब एक्टिविटीज़ के लिए पैसा देने के लिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी है, आपको सब्सिडीज़ भी देनी है, तमाम और जगह पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बेयर करनी है, आपको सरकार भी तो चलानी है। और ऐसे में एक बड़ा हिस्सा अगर डिफेंस बजट में जा रहा है, तो फिर आपके पास बहुत कम स्पेस बचता है कि आप इन चीज़ों के लिए खर्चा करें। और जब इन चीज़ों के लिए खर्चा नहीं होता, तो ये इकॉनमी फिर नर्चर नहीं होती, इकॉनमी ग्रो नहीं करती। एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज बड़े स्केल पर अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये खर्चे हमें करने पड़ते हैं। ये हमें कंटिन्यूटी में अपग्रेड करते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्टिसिपेंट बने रहने का मौका देते हैं,
हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और हमारे मुल्क की खुद की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज़ करने का एक अच्छा चांस देते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, तो आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स पूल है, आपके पास अच्छी कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। आपके पास अच्छा पावर सेक्टर है, सो प्रोडक्शन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ है। आपके पास अच्छा बेस है इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज़ का, आपके पास सप्लायर ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं एंड दे टू आर अपग्रेडेड डेवलप्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओनली देन द इकोनॉमी विल ग्रो। तो ये पहला एक नुकसान माना जाता है कि बहुत ज़्यादा डिफेंस बजट होने के कारण इन सारी चीज़ों में पैसा नहीं जा पाता है, क्योंकि ओवरऑल ही बजट का साइज़ सीमित रहता है। अर्थव्यवस्था जब प्रगति नहीं करती है तो बजट का साइज़ पहले ही सीमित हो जाता है। दूसरा, मिलिट्री ओन्ड बिजनेसेस। चलिए देखिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें शायद मिलिट्री ना हो, इन एवरी सेक्टर। ओके, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या है प्रोटेस्ट, आइए समझते हैं, आपको बताते हैं। पाकिस्तान में इंदस रिवर है, यू नो इट वेरी वेल, सिंधु नदी फ्लो करती है। तो पाकिस्तान की सिंधु नदी का जो सिंधु रिवर का जो सिंध प्रोविंस है, सिंध प्रांत है, वहाँ पर एक बांध बनाया जा रहा है। बांध बनाया जा रहा है, कोटरी बैराज कहते हैं इसको, कोटरी बैराज। उस बैराज का एजेंडा क्या है, जब वो बैराज बन जाएगा तो पानी जो बचेगा, उस बैराज के पीछे जो पानी रुकेगा, एक कनाल निकाल के वो पानी ले जाया जाएगा। वहाँ से पानी ले जाया जाएगा, जो सूखे इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, उन इलाकों को पानी दिया जाएगा और वहाँ पर ज़बरदस्त खेती होगी। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स अचीव होंगे वहाँ से। ये फूड ग्रेन्स पाकिस्तान के काम भी आएंगे और ये फूड ग्रेन्स भेजे जाएंगे साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में। ओके, साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जैसे सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों में। और वहाँ से फिर कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट्स आएंगी इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, जो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान को चाहिए। लेकिन इस चीज़ का विरोध वहाँ की जनता कर रही है, जिनको डाउनस्ट्रीम पानी नहीं मिलेगा इस बैराज बन जाने के बाद। अल्टीमेटली ये करने कौन वाला था, ये सारा ये एक कंपनी कर रही है। ये एग्रीकल्चर कौन करेगा इस रीजन में, एक कंपनी का नाम है ग्रीन पाकिस्तान। कंपनी का नाम है ग्रीन पाकिस्तान। किसकी है कंपनी, सेना की है। ओके, हर काम या तो सेना में मौजूद लोग या सेना से रिटायर हो चुके लोग, उनकी काउंसिल्स हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उनके ट्रस्ट हैं, उनकी वेलफेयर एसोसिएशंस हैं। ये नाम मिलेंगे आपको, वेलफेयर एसोसिएशंस, ट्रस्ट, काउंसिल्स, ग्रुप्स, फौजी ब्रांड, ऐसे तमाम नाम मिलेंगे इनके तहत। चाहे स्कूल्स हैं, चाहे होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे टोल्स हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस हैं, चाहे रेडियो टेलीकम्युनिकेशन है, बीट एवरीथिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, कनाल, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, लैंड डेवलपमेंट, रोड्स, एवरीथिंग। आप कोई भी सेक्टर सोचिए इकोनॉमी का, दे कंट्रोल ईच एंड एवरी सेक्टर। इनका कोई ना कोई ट्रस्ट या इनका कोई फाइनेंस फैसिलिटेशन काउंसिल या इनकी कोई ना कोई ग्रुप, रिटायर्ड ग्रुप, दैट इज़ अ प्रोविज़न इन द पाकिस्तान। ऐसा सिस्टम वहाँ पर बनाया गया है शुरू दिन से ही, फ़ौजियों के वेलफेयर के नाम पर, फ़ौजियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम पर, उनके परिवारों को देश के लिए सेवा करने के नाम पर, जो देश को समर्थन देना चाहिए इसके नाम पर, दे हैव दैट सिस्टम। फर्स्ट, ये सिस्टम है, सिर्फ यही चीज़ नुकसानदायक है ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कई लोगों का मानना है और विश्व भर में भी कि बाकी जनता के मुकाबले जो पाकिस्तानी डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, वो वेल ट्रेंड हैं और उनका नए आइडियाज़ को लेकर के एक्सपोज़र दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इसके कारण वो प्रोग्रेसिव हैं। और शुरुआती वर्षों के दौरान ऐसा देखा भी गया कि मिलिट्री की प्रोग्रेसिव अप्रोच के कारण पाकिस्तान का डेवलपमेंट अच्छा हुआ और ग्रोथ रेट भी अच्छी मिली। ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें कुछ समझना ज़रूरी है। वो क्या, पाकिस्तान में एक एलीट सेक्शन क्रिएट हुआ, एक एलीट सेक्शन, जो सेक्शन एसोसिएटेड है विद द मिलिट्री। ख़ास तौर पर ये सेक्शन एसोसिएटेड है विद द ऑफिशियल डम ऑफ मिलिट्री। तो जो मिलिट्री का ऑफिशियल कैडर है, ऑफिसर कैडर है, वो एक एलीट सेक्शन के रूप में विकसित होता गया धीरे धीरे,
ड्यू टू मैनी टाइप ऑफ प्रिविलेजेस, मैनी टाइप ऑफ बेनिफिट्स एंड मैनी टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम, वो मजबूत होता चला गया। ऐसा होता चला गया कि डिफेंस एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बन गया यंगस्टर्स के लिए कि अगर सोशल प्रेस्टीज हासिल करनी है, अगर अच्छा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करना है, अगर अच्छी इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव करनी है लाइफ में, तो मिलिट्री इज़ द ऑप्शन, यू कैन गो टू दैट। इसकी वजह से मिलिट्री का जो रसूख है, मिलिट्री की जो इमेज है पाकिस्तानी आवाम में, वो और मजबूत हुई, उसकी रेपुटेशन और बढ़ी, वो स्ट्रॉन्ग हुई। इसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस और मजबूत होता चला जा रहा है पॉलिटिक्स पे। तो ऐसे में पाकिस्तान के विषय में कहा जाता है कि मिलिट्री वहाँ पर आज एक क्लास बन गई है। मिलिट्री कोई सर्विस नहीं है वहाँ पे, देयर इज़ अ क्लास। जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, वैसे एक क्लास है वहाँ पे, द मिलिट्री क्लास, जो भी उसे बिलोंग करते हैं। अब जिन पर्टिकुलर सर्विसेज से एसोसिएट होकर के आपको समाज में ऐसा स्थान और ऐसा रुतबा मिल रहा है, आप कभी नहीं चाहोगे कि उन सर्विसेज का और उनसे जुड़े लोगों का स्टेटस नीचे की ओर आए, गिरे। आप उनके स्टेटस को और ज़्यादा एम्पावर करोगे और उसे बटरेस करोगे, उसे मजबूत करोगे। और यही टेंडेंसी वर्क करती है हर नए आए फौजी में, जो उस पोजीशन पे आया है, अपने यहाँ से जा रहे फौजी को लेकर के। तो हर एक नया ऑफिसर जो पुराने ऑफिसर को रिप्लेस कर रहा है या रिटायर करा रहा है, वो ये मान रहा है कि अगर मिलिट्री की साख बनी है, मिलिट्री की इमेज बनी है, तो हम बने हैं। और मिलिट्री की साख से जुड़ा है हर वो एक इंडिविजुअल जो मिलिट्री से एसोसिएटेड है, होने वाला है या रहा है। और ऐसे में हमें एक क्लास के रूप में सोचना है, एक इंडिविजुअल के तौर पर नहीं कि मैं इस पोजीशन पे आया हूँ, अब जो रिटायर होने जा रहे हैं इनका मैं क्या सोचूं, क्यों सोचूं। तो इस तरह से एक एलिटिस्ट ग्रुप के रूप में मिलिट्री के लोग उभरे, मिलिट्री एक क्लास के रूप में डेवलप हुई। और उस क्लास को सेटिस्फाई करने के लिए कई तरह के प्रोविजंस एग्जिस्टेंस में आए, जो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो ट्रस्ट हैं, चाहे वो फाइनेंशियल काउंसिल्स हैं, वट एवर बी द सिचुएशन, ये सारी संस्थाएं अस्तित्व में आई। ऐसा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं, लोगों को इनकम मिल रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यहाँ पर होती है कि जब मिलिट्री के कारण मिलिट्री से जुड़े हुए लोगों के लाभ जुड़ते हैं, जब मिलिट्री की वजह से मिलिट्री से जुड़े लोगों के बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं, अटैच हैं, तो आप मिलिट्री से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रॉन्ग किसी भी और दूसरे इंस्टीट्यूशन को नहीं होने देंगे। और मिलिट्री को पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। डू यू नो, आपने मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें मिलिट्री के लिए एक वर्ड है इस्टेब्लिशमेंट। आई बात समझ में? तो मिलिट्री से इम्पॉर्टेंट कोई और मजबूत कोई और संस्था बननी नहीं चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो उसने एक लोकतंत्र माना है खुद को। और उस लोकतंत्र के लिए ज़रूरी क्या है? एक सिविलियन गवर्नमेंट जो लोगों को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि पाकिस्तान में भी फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, पाकिस्तान में भी लेजिस्लेचर्स हैं, लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं जिनमें लोगों के प्रतिनिधि हैं। पार्टी पाकिस्तान में भी मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और वो पार्टीज़ जिनको मेजॉरिटी है वो सरकार बनाने का दावा रखती हैं पाकिस्तान में भी। तो लगभग मोटा माटी जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का नहीं है। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, उसी के वाया, प्रतिनिधियों के वाया ही आगे जो है सरकार बनाई जाएगी, अगर मेजॉरिटी में है आप तो। दैट इज़ द सिस्टम ओवर देयर। ठीक भारत जैसा सिस्टम एक। तो ऐसे में तो जो संकल्प रहा होगा पाकिस्तान बनाने समय, वो एक सिविलियन गवर्नमेंट का होगा। लेकिन अगर सिविलियन गवर्नमेंट मजबूत होने लग जाए, अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी कैबिनेट मजबूत होने लग जाए, तो फिर एक संस्था कमज़ोर पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सिंपली एक विंग बन के रह जाएगा गवर्नमेंट का। और कौन सा विंग? द डिफेंस विंग।
तो आप सिर्फ एक डिफेंस विंग बन जाते हैं और डिफेंस मिनिस्टर के अंदर अधीन आप सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। यू आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट एंड इनडायरेक्टली यू आर आंसरेबल टू द पीपल। तो उसके तहत सरकार का एक बजट है, बजट में जो भी आपका बजट आउटले है आपको वो दे दिया जाएगा, जिससे आपकी पेंशन, सैलरीज, बंगलाज, खाना पीना, रहना सहना, रिटायरमेंट बेनिफिट, सर्विस कंडीशन सब फुलफिल होंगी। इसके अलावा जो भी डिफेंस के लिए नई एक्विजिशंस करनी है, जो भी मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशंस करनी है वो होती रहेंगी। दैट्स ऑल। यू विल हैव नो से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री। विश्व पाकिस्तान के लिए जो डिसीजन मेकिंग होगी उसमें आपकी कोई से नहीं है, आपका कोई इस मैनर में पॉलिटिकल रोल नहीं है। यू हैव नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन दिस मैनर। आप इलेक्शंस को प्रभावित नहीं कर सकते, आप ये नहीं तय कर सकते कि कौन प्रधानमंत्री हो, कौन राष्ट्रपति हो, किसको कौन सा मंत्रालय देना है। आप ये तय नहीं कर सकते कि हमारी विदेश नीति क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी। आप ये तय नहीं कर सकते कि हमें किन कंपनीज़ के साथ कोई डील क्रैक करनी है और किन के साथ नहीं करनी है, हमें ठेका किसे देना है किसे नहीं। यू कैन नॉट डिसाइड दीज थिंग्स बिकॉज आप गवर्नमेंट का ही एक विंग है और ये सब करने के लिए ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि मिलिट्री बतौर इंस्टीट्यूशन जब तक मजबूत है तो उससे जुड़ कर के ही हम मजबूत हैं, तो आप मिलिट्री से ऊपर कोई और इंस्टीट्यूशन को खड़ा नहीं होने देंगे। ये एक बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर मिलिट्री प्रेडेटर की तरह हो गई, शिकारी की तरह है। जो भी कोई इसके अस्तित्व को चुनौती देने लगेगा ये उसका शिकार कर लेगी। और लगातार पाकिस्तान में ये देखा गया है क्योंकि देर आर मैनी बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द मिलिट्री एंड द बेनिफिट्स स्टार्टिंग, इफ आई स्टार्ट विद द बेनिफिट्स, द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और उन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को परस्यू कराए रखने के लिए, पेरिनियल बनाए रखने के लिए मिलिट्री के अंदर आती है प्रीडेटर की टेंडेंसी। और फिर वो ये देखती है कि कोई भी सिस्टम सोसाइटी के अंदर कंटिन्यू रखवाने के लिए आपको पावर को कंट्रोल करना पड़ता है। और हमारे यहाँ पर पावर कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गिवन है कि देयर शैल बी अ सिविलियन गवर्नमेंट। So at any cost we need to dislodge this government, the civilian government। अब हम चाहे उसके लिए ये तर्क दें कि हमारी सुरक्षा को खतरा है या कोई इंटरनल रिबेलियन जैसी सिचुएशन है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है, वट एवर बी द सिनेरियो, बट एनी हाउ वी नीड टू डिसलॉज दिस गवर्नमेंट एंड वी नीड टू रिमेन इन टू द पावर। ओनली देन वी कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। Only then we can devise the policies as per our own wishes. Only then we can run the state and the institutions of the state according to our wishes or our favors. तो that is the major reason कि पाकिस्तान में एक perennial political instability रही, और उसका कारण ये रहा बेइंतहा मिलिट्री का इकोनॉमी में एम्बेडेड होना, जिसकी वजह से मिलिट्री ने हर वो रिफॉर्म नहीं होने दिया जो रिफॉर्म उनको इस इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर करता है, प्राइवेट प्लेयर को लेवल प्लेइंग ग्राउंड देता है, मजबूत बनाता है, मिलिट्री को अकाउंटेबल बनाता है, चुनौती देता है। ऐसा कोई भी रिफॉर्म नहीं आने दिया गया। ऐसे रिफॉर्म्स आते, सिविलियन गवर्नमेंट्स मजबूती से काम करती, पाकिस्तान के रिसोर्सेज अगर जुडिशियसली ऑप्टिमली यूटिलाइज किए जाते तो पाकिस्तान की तरक्की होती, अगर प्रगति होती तो नेचुरली जो पहले से अमीर है वो और अमीर होता, एलीट और मजबूत होता। लेकिन दुनिया गवाह है कि जब भी आर्थिक प्रगति होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है ज़्यादा पैमाने पर पुअर क्लास और मिडिल क्लास को मिलता है। तो अगर कहीं सिविलियन गवर्नमेंट्स आती या मान लीजिए मिलिट्री में ही रिफॉर्म होता और मिलिट्री गवर्नमेंट्स ही अगर कोई ऐसी रिफॉर्म्स लाती जिसके वाया ओवरऑल एक प्रगति आर्थिक होती, जिसका लाभ सबको बराबर रूप में मिलता, तो उसका एक अच्छा खासा शेयर जो है वो पुअर और मिडिल क्लास सेक्शन के पास जाता, मिलिट्री को भी मिलता। जो पहले से अमीर है वो गरीब तो नहीं हो जाते। कोई एक ऐसा देश है जिसमें आर्थिक प्रगति हो रही है तो अमीर गरीब तो नहीं हो जाएगा, फिर भी अमीरों की चिंता क्या होती है,
दुनिया भर में जो कंजर्वेटिव सेक्शंस हैं, ये कंजर्वेटिज्म कहाँ से आता है? जो प्री एग्जिस्टिंग एलिटिस्ट सेक्शन है वो बदलावों को लेकर के इतने रिलक्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जितनी भी पावर है, उस पावर स्ट्रक्चर में हम डोमिनेट कर रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल डिसीजन मेकिंग है या पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारी विम्स एंड फैंसीज, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग होने वाली है। एंड इसकी वजह से हम लार्जेस्ट ऑफ द शेयर ऑफ द बेनिफिट्स कॉर्नर करेंगे। लेकिन अगर किसी भी तरह से इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में कोई बदलाव आता है, इनसे एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, तो ऐसे में जो बेनिफिट्स आने वाले हैं, पहले वाले लोग तो कुछ बेनिफिट फिर भी लेंगे ही, लेकिन एक अच्छा खासा बेनिफिट अब दूसरों के साथ भी आपको शेयर करना पड़ेगा। लोग एम्पावर होंगे, लोग एजुकेट होंगे, मीडिया स्ट्रांग होगा, फिर लोग सवाल करेंगे। ये सवाल धीरे धीरे आपकी एलीट पोजीशन को ख़त्म कर देगा। एक दिन ख़त्म कर देगा। एक समय में ये सनक है कि कोई सवाल ना उठाए, कोई आंख उठा कर ना देखे, तुम्हारी हिमाकत कैसे हुई, ये सनक है। ऐसा हो जाएगा जब सबकी प्रगति एक दिन हो जाएगी। ये मुश्किल है। तो ऐसे में कंटिन्यूसली जो वहाँ का मिलिट्रिस्ट पावर स्ट्रक्चर है, उसने सिविलियन गवर्नमेंट्स को स्टेबलाइज कभी होने नहीं दिया और ऑलवेज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल बना रहा। हर तरह की डिसीजन मेकिंग में एक डोमिनेंट पोजीशन रही है मिलिट्री की, और इस तरह से एक मिलिटरिस्ट अथॉरिटेटिव स्टेट की तरह चला है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कहने को तो डेमोक्रेटिक रहा, लेकिन पाकिस्तान जैसे लीड हुआ है, परसीव हुआ है, वो ऐसा लगता है कि कोई एक मिलिटरिस्ट रिजिम है जो अथॉरिटेटिव मैनर में काम कर रहा है। तो एक अथॉरिटेटिव सिस्टम रहा और इस अथॉरिटेटिवनेस को डेलिबरेटली कंटिन्यू कराया गया है, जानते बूझते हुए, क्योंकि कोर इशू इकोनॉमी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में घोषित रूप में, डिक्लेयर्ड फॉर्म में जो मिलिट्री है, मिलिट्री का एक बड़ा व्यापार का हिस्सा, मिलिट्री का एक बड़ा व्यापार का हिस्सा अनअकाउंटेबल रहता है, जिसको लेकर के उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी को भी उन्हें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है, जिसके रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन किए जाते। इट इज़ अ कैपिटल ऑफ मिलिट्री। वो मिलिट्री से जुड़ा हुआ पैसा है। वो मिलिट्री जो से, देखो ध्यान से समझो, एक ओवरऑल मिलिट्री के पास 10 लाख है, तो उसमें से 5 लाख मिलिट्री की पूंजी है, मिलिट्री का पैसा है। लेकिन ये 5 लाख ना तो मिलिट्री बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफेंस बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये 5 लाख के ना तो कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, और ये 5 लाख के लिए ना तो कोई वेलफेयर मिलिट्री का किया जा रहा है। इट इज़ द कैपिटल एसोसिएटेड विद द मिलिट्री, बट इट इज़ नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द डिफेंस बजट। इट इज़ नॉट बीइंग रिकॉर्डेड फॉर कि किस काम के लिए खर्च किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बाय एंड लार्ज ये पैसा मिलिट्री से जुड़े हुए इंडिविजुअल्स यानी कि हाई ऑफिशियल्स के लिए यूज़ होता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। इट इज़ अनअकाउंटेड, नॉट रिकॉर्डेड एंड नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द बजट अमाउंट। इसको कहा जाता है, कई ऑथर्स ने किताबें लिखी, इसको कहा है द मिलिट्री बिजनेस, इट्स मिलबिज, MILBIZ, जिसको प्रोनाउंसिएशन के वाया लोगों ने प्रमोट कर दिया मीडिया में, MILBUS, मिलबिज। दैट इज, मिलबिज इज मिलिट्री इंटरनल बिजनेस। ये हमारे अंदर की, हमारे अपने अंदर भीतर की बात है। आपस में सुना होगा ना 4 लोगों में, आप उनसे पूछेंगे बेटा वो एक 200 रुपया और भी था, उसका क्या किया? वो हमारी आपस की बात है, ठीक है। आपको सामान चाहिए था ना, मिल गया। आप कह रहे नहीं नहीं, वो मोनू को भी एक दिलवानी थी ना तुमने ज्योमेट्री। तो बड़े भाई 3 कह रहे हैं, मोनू को समझा लिया रास्ते में कि लॉलीपॉप दिलाएंगे। वो कह रहे पापा हमारे आपस की बात है ना, काम हो गया। मोनू भाई ज्योमेट्री, हाँ पापा मतलब हो गया मेरे ज्योमेट्री का। पापा पूछ रहे मिल गई, हो गया ना पापा बस अब। तो आप कह रहे हो यार फिर ये तो पापा आप शक कर रहे हो, फिर हैं हमारे अंदर की बात थी, हमारे आपस की बात थी, हमने कर लिया, अब आप फिर कह रहे हो। तो इंटरनल बिजनेस, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। तो मिलिट्रीज इंटरनल बिजनेस मिल बेस।